हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 3 देखा। आज हम देखने वाले सेक्शन 4 जो डील करता है ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट से। फ्रेंड्स, ओवर राइडिंग इफेक्ट मीन्स जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसका जो एक्ट पहले से लागू थे उन एक्ट पे, उन कानूनों पे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो है उसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में अदरवाइज अगर कुछ स्पष्ट रूप से लिखा गया है तो उसको छोड़ करके, इस एक्ट में किसी प्रोविजन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ अलग से लिखा गया है तो उसको छोड़ करके, ठीक है। और उसमें आगे क्या दिया गया है, इसमें आगे दो सब क्लॉज दिए गए हैं, सब क्लॉज ए और बी। तो सब क्लॉज ए में क्या दिया गया है कि एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉज or any custom or usage as a part of that law in force immediately before the commencement of this act, means Hindu Marriage Act 1955 shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। means friends, इसमें क्या दिया गया है कि any text, rule और interpretation of Hindu laws, हिंदू लॉज के कोई भी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन और एनी कस्टम और यूसेज एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ, या फिर कोई यूसेज और कस्टम जो उस हिंदू लॉ का पार्ट रहा हो, ठीक है, इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले इनफोर्स में थे, लागू थे। जब तक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नहीं आया था तब तक वो एक्ट लागू थे, ठीक है। shall cease to have effect with respect to any matter for which provisions is made in this act। उनको रद्द किया जाता है उन मैटर के बारे में, उन प्रोविजंस के बारे में जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दी गई हैं। मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले, इसको अप्लीकेबल होने से पहले, इसको लागू होने से पहले, इसके एनेक्टमेंट से पहले जो हिंदू लॉ अप्लीकेबल थे हिंदुओं पे, उसका कोई टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन या फिर उनसे रिलेटेड जो कोई यूसेज और कस्टम थे जो उनका एक पार्ट थे और वो अप्लीकेबल थे, ठीक है, तो वो सभी टेक्स्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन, कस्टम, यूसेज उनको रद्द किया जाता है उन मैटर के बारे में, उन प्रोविजंस के बारे में जिसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो डील करता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज से, उसका जो क्लॉज 3 है, सेक्शन 5 के क्लॉज 3 में दिया गया है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ब्राइड ग्रूम की एज 21 ईयर होनी चाहिए और ब्राइड की एज 18 होनी चाहिए। मीन्स शादी के समय दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर दूल्हे की उम्र 21 साल से कम है और दुल्हन की 18 साल से कम है तो उनमें शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये किस में दिया गया है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में दिया गया है, ठीक है, सेक्शन 5 के क्लॉज 3 में। और सपोज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले जो लॉ अप्लीकेबल रहा होगा तो उसमें सपोज ऐसा दिया होगा कि दूल्हे की उम्र 18 चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज और दुल्हन की 15 चाहिए, ठीक है। तो वो ये लॉ आने के बाद, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने के बाद अब ये जो है ये रूल हट जाएगा, ये रद्द हो जाएगा, ठीक है। जो उसमें शादी की जो एज की कंडीशन थी पहले के लॉ में, ठीक है, वो अब रद्द हो जाएगा क्योंकि शादी के लिए जो उम्र है उसके लिए नई प्रोविज़न दे दी गई, किसमें, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, ठीक है। इसलिए जो उस एक्ट में प्रोविजन थी शादी के लिए, एज के लिए, वो रद्द हो जाएगी और ये लागू हो जाएगी, ठीक है। तो यही दिया गया सेक्शन 4 के क्लॉज ए में कि एनी टेक्स्ट, रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेज एज अ पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर विच प्रोविजंस इज मेड इन दिस एक्ट। किसके लिए, जिसके लिए इस एक्ट में, मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजंस दी गई हैं, ठीक है। और उसमें क्लॉज
बी में क्या दिया गया है कि एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विथ एनी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट। इसमें क्या दिया गया है क्लॉज बी में कि एनी अदर लॉ, और दूसरे भी जो लॉ होंगे, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले और ऐसे दूसरे भी लॉ होंगे, हिंदू लॉ छोड़ दो, दूसरे भी लॉ जिसमें हिंदू के बारे में कोई प्रोविजन दी गई, उनके मैरिज के बारे में, उनके डिवोर्स के बारे में अगर कोई प्रोविजन दी गई है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने के बाद उस लॉ की भी प्रोविजन रद्द हो जाएंगी अगर वो प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो प्रोविजन दी गए हैं उनसे इनकंसिस्टेंट हो। मीन्स उन एक्ट में दी गई प्रोविजंस हिंदू लॉ में दी गई प्रोविजन से भिन्न हैं, उससे इनकंसिस्टेंट हैं, उससे अलग हैं, तो वो प्रोविजंस भी रद्द हो जाएंगी। मीन्स अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने से पहले और दूसरे भी लॉ हों, हिंदू लॉ छोड़ दो, उसके लॉ में जो दूसरे लॉ थे उसमें हिंदू के मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए कुछ उसमें अगर प्रोविजन दी गई थी तो वो प्रोविजंस रद्द हो जाएंगी अगर वो प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दी गई प्रोविजन से भिन्न हैं, उनसे अलग हैं, उनसे इनकंसिस्टेंट हैं। लेकिन अगर वो प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है, इससे भिन्न नहीं है, ठीक है, तो वो प्रोविजंस रद्द नहीं होंगी। जो प्रोविजंस हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई प्रोविजन से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, वो प्रोविजंस जो है वो रद्द नहीं होंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।